मसला इतना सीधा नहीं, ठीक ना। और भाजपा के लोगों को इस बात का अंदाज है, व्यक्तिगत टीवी पे तो नहीं मानेंगे, व्यक्तिगत तौर पे है अंदाज कि मामला थोड़ा कठिन है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो केड़ा है इस बार, ठीक, क्योंकि सेंटिमेंट्स की लड़ाई है, वोट की लड़ाई नहीं है, अभी सेंटिमेंट्स की लड़ाई है। और एक बात जान लीजिए भैया, 15 नवंबर को उत्तराखंड, जहां आपकी ही पार्टी की सरकार है, वहां के चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी भेजी, या उन्होंने वहां आयोग वो बनाया ट्रिपल टेस्ट के लिए, सूचना भी आई 15 नवंबर को आपके पास। उन्होंने कहा हम कुछ मदद चाहिए होगी उत्तर प्रदेश से, इस सिलसिले में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। फिर आपने क्यों नहीं बना दिया? एक। दूसरा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों नहीं बना? भाई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तो ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने रोक ली, ना अखिलेश यादव की पार्टी ने रोक लिया कि ना बनाओ, क्यों नहीं बना? ये सवाल, ये अब मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लड़ाई सेंटिमेंट्स की है मित्र राघवन जी। और पिछड़ों में सेंटिमेंट का ही सारा मसला है। बिहार का उदाहरण हमारे सामने है, इसलिए ये भी ना कहो कि 20 साल पुरानी राजनीति कर रहे हैं। बिहार में इसी मुद्दे पर खेला हुआ था राघवेंद्र बाबू। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को जितना लाभ दिया है जी, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश विषय में बताना चाहता हूं, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। शायद ही ऐसा कोई पिछड़े वर्ग का परिवार हो जिसको हमारी केंद्र या प्रदेश की योजना को सीधा लाभ ना मिला हो। मैं कोरोना काल में जो राशन उपलब्ध कराया गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और 2000 रुपए किसान सम्मान निधि दिए गए उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। वो समाज के हर वर्ग को दिया गया है जो गरीब है, पिछड़ा है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में 22 लाख से अधिक गरीबों को जो पिछड़े वर्ग से आते हैं हम लोगों ने आवास उपलब्ध कराया। 1 करोड़ घरों को बिना पैसे के हम लोगों ने ये पिछड़े आंकड़े के आधार पर नहीं है अमिताभ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं बता रहा हूँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश भारतीय पार्टी ने ओबीसी को उसका अधिकार नहीं दिया है, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया ओबीसी को। अगर अधिकार दिया होता तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होते, ओबीसी होता। इन्होंने 3 लोगों को बनाया मुख्यमंत्री योगी जी है, मुख्यमंत्री अलग है, और उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया, तो उसको नहीं केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया। अगर ओबीसी के तेजी थे ओबीसी को जवाब। रुको भाई, आप तो अभी नए प्लेयर हो यूपी में और आप तो सीधे मोर्चा खोल दिए। थोड़ा रुक जाओ, पहले जो आप देवरानी मानो अपने को यूपी में, अभी बड़ी जिठानियां हैं उनकी तो सुनो पहले, रुको तो भाई, आप कुछ तो समझो। जेबा यास्मीन जे, एक मिनट राघवेंद्र भाई, एक मिनट देखो, एक बात हम बताएं, इन सब मेरी थोड़ी सी समझ अलग चलती है। मैं मानता हूं इन आंकड़ों पाकड़ों से कोई सेंटिमेंट पे फर्क नहीं पड़ता। सेंटिमेंट तो एक किसी भी इमोशनल इशू पर खड़ा हो जाता है। बिहार में क्या चुनाव किस लिए हार गए थे? मोहन भागवत ने क्या खत्म कर दिया था? नहीं, मोहन भागवत खत्म कर भी नहीं सकते। मोदी जी ने रैली करके कहा कि मैं जब तक जीवित हूं कोई माई का लाल आरक्षण को छेड़ नहीं सकता, उसके बावजूद भी बिहार ने हरा दिया था। उन्होंने कहा ना भैया कुछ तो होगा, नहीं तो बोले कैसे भागवत जी। लो गई भैंस पानी में। मेरी चिंता वो है जिस पर वो बहस करना चाहता हूं। मैं इस पर बहस ही नहीं करना चाहता कितने शौचालय बने, कितनी रोड बनी ना। ये आरक्षण बिल्कुल अलग मुद्दा है राघवेंद्र जी। जेबा यास्मीन, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई आप आउटडेटेड इशू लेके आई हैं, आउटडेटेड स्टाइल में उठा के लाई हैं, और पिछड़ों के लिए जितना उसने किया उसके आधार पर उसको भरोसा है कि पिछड़े उसके साथ खड़े रहेंगे। जेबा यास्मीन, देखिए, पुरानी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर 30 साल की पुरानी हमें कह रहे हैं, कल्याण सिंह जी जब राम मंदिर के लिए रथ यात्रा लेके निकले थे, आज भी ये उसी टॉपिक पे अटके हुए हैं। तो ये हमारी बात ना करें। जहां तक बात है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है सरकार का, दूसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री बनने का मौका एक ओबीसी को क्यों नहीं दिया? इनके पास तो बहुत बड़ा चेहरा था, केशव प्रसाद मौर्य, जो चिल्ला चिल्ला के आज आरक्षण को बचाने के लिए कूद रहे, तो उनको क्यों नहीं मौका दिया? और इन्हीं के मंत्री पत्र लिखते हैं केंद्र सरकार को कि अगर केशव जी के लिए मैं देख रहा हूं बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, सबके अंदर कितनी
वो है हमदर्दी। हम लोग इसके लिए काम करना चाहते हैं ना, तो केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए भी बड़ी हमदर्दी है हमें। हमारी सरकार आएगी उनको मौका मिलेगा। सच्चाई से भाजपा डरती है। देश का प्रधानमंत्री दिया हम लोगों ने पिछड़े समाज से, देश के 27 मंत्री दिए पिछड़े समाज से, उत्तर प्रदेश में 21 मंत्री दिए पिछड़े समाज के खिलाफ बोलता है। हम लोगों ने 2 विधेयक पास किए पिछड़े वर्ग को लेकर। आप लोगों का पिछड़ा मतलब यादव, आप लोग यादव के अलावा कुछ नहीं करती है। ये बताइए कल अखिलेश यादव का बयान आया, यादव के लिए एक बात कहूँ, एक मिनट रुके, फिर आप दोनों लोग फिर अपनी बात जारी रखिए। मेरे दिमाग में एक बात आगे कह दूं, बड़ी अच्छी चीज है। जेबा यास्मीन से मैं कहूँगा, केशव जी का समर्थन उतना वोकल होके मत करिए, उनके प्रति हमदर्दी नहीं जताइए कि आपके यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की महत्वाकांक्षाएं जाग जाए और वो कहेंगे जी आप अपनी पार्टी में हमको रखो आगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ये तो केशव प्रसाद को संभाल लेंगे, आप क्या करोगे? ये भी बड़ा मसला है, इसलिए ये भी ध्यान रखो। जेबा यास्मीन जी। देखिए, हम किसी एक नेता को प्लीज नहीं कर रहे हैं, हम पूरी एक कम्युनिटी को लेके चलना चाहते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा कार्यकाल चल रहा है भाई मेरे, आज राघवेंद्र जी मान जाए कि जातिगत जनगणना करा ले, काउंटिंग हो जाए ना, जिसका जितना हिस्सा है आप हक दे दीजिए। अनाज बांटने को आप एक बहुत बड़ी तरक्की मानते हैं देश का, कोरोना काल खत्म हो गया, वोट बैंक के लिए आप आज भी अनाज बांट रहे हैं, तो बांटते रहिए। अगर अनाज से आपको वोट खरीदना है तो आप खरीदिए। अनाज आपने बांटा, 80 करोड़ जनता को अनाज बांटा, गरीबी मिटा नहीं पा रहे, अनाज देके कब तक जिंदा रखेंगे देशवासियों को, बता दीजिए आप हमें। जी ठीक। उमेश यादव, मंडल के बाद जो तीखी राजनीति शुरू हुई थी, विशुद्ध जाति आधारित राजनीति, मुझे लग रहा है निकाय का चुनाव गया पर्दे के पीछे, बैक सीट पे। अब वो खाली सियासत आ गई है उत्तर प्रदेश में, जो मंडल के समय थी, जिस राजनीति ने देश में मुलायम सिंह यादव, लालू या प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन सबको एज ए लीडर स्थापित कर दिया। अब ये उत्तर प्रदेश में कम से कम पिछड़ों का मामला उतना ही नाजुक हो गया है। जी, मैं आपकी बात से अमिताभ जी एकदम सहमत हूं, और ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है। ये जो परिस्थितियों बस अथवा सरकार की चूक बस जो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, ये बात दूसरी है कि विपक्ष में एक नई तरीके की ऊर्जा आ गई कि चलिए हम भी कुछ कर बैठे, कर लें। बहुत मुझे लग रहा है सन 14 के बाद कुछ कर नहीं पाए विशेष, तो उसमें निश्चित कहीं ना कहीं ऊर्जा आई, सबको बोलने का मौका मिला, आंदोलन के लिए रणनीतियां बनने लगी, तरह तरह की चीजें होने लगी। लेकिन ये वास्तव में एक भावनात्मक मुद्दा है। और देखिए, हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता सदैव पिछड़ों की बात करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। इसी मुद्दे को लेकर हम सरकार के चलते हुए जहाज से उतर के आए थे, और हम आज भी अपनी बात पे अड़िग हैं। पिछड़ों की उन बातों को लेकर कहीं ना कहीं आज जो भी परिस्थितियां हुई है, अदालती आदेश से हुई है, जो भी हुई है, लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन इसमें कोई भी शक नहीं है कि एक भावनात्मक और संवेदनात्मक मुद्दा है। इस पे बड़ी राजनीति हो जाएगी और सरकार को संभालने के लिए बहुत बड़ी जुगत लगानी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष ने इसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उमेश जी, बिल्कुल उमेश जी, ठीक बात। केबी त्रिपाठी जी, आप इस धारणा से सहमत हैं कि नहीं कि फैसले अदालतें देती हैं, लेकिन उनका नफा नुकसान पार्टियों के हिस्से जाता है, चाहे नफा हो चाहे नुकसान। अदालत तो चुनाव में होती नहीं कि उसके सिर्फ नफा नुकसान जाए, वो तो फैसला दिया, जज साहब ने कोर्ट एडजर्न की, वो अपने चेंबर में चले गए, बाकी आप जानो, आपका मुकद्दर जाने। डूब भी गई पार्टियां फैसलों में और तर भी गई फैसलों से। केबी त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं उसमें एक बड़ा पक्ष है कि पहले दलीलें होती हैं। अगर जो इस निर्णय को भी आप देखें कि उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, क्या उसमें उत्तर प्रदेश सरकार अपनी दलील नहीं दे रही थी? अगर जो दलील दे रही थी, उस दलील के बाद भी ऐसा निर्णय आया और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है, सरकार की भागीदारी है। निर्णय न्यायपालिका ने खुद से तो पैदा करके नहीं दे दिया, परिस्थितियां आपने पैदा गया।
वहां भी सरकार ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद ये स्थिति बनी। दूसरा भी एक आप प्रश्न उठा रहे थे, इस समय बना बनाया मुद्दा राजनीतिक दलों को मिल गया है। जी हां, आप काफी हद तक ठीक कह रहे हैं। जहां एक कांग्रेस इस सर्दी में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहे हैं, वहां सभी इस समय आरक्षण पे आ गए हैं कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। अभी भी ये सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है, आप बड़े पत्रकार हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन और भी बड़े जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के मुद्दे पर भी फेल है, बेरोजगारी पर भी फेल है, गरीबी पर भी फेल है, और महंगाई ठीक। देखो एक बात कहें त्रिपाठी जी, कांग्रेस को प्रणाम के साथ मैं एक बात कहूंगा, प्रणाम करते हुए, 71 का चुनाव पाकिस्तान को पराजित करने के बाद नहीं हुआ था, उससे पहले हो गया था। कई लोगों को भ्रम है कि बाद में हुआ था ना, पहले हो गया था। उस समय देश में भूख, गरीबी बहुत ज्यादा थी। अब तो देश अपने आप भी बहुत अच्छा है उसके मुकाबले, ठीक। तब तो जीवन कैसा था, संघर्षपूर्ण, हम जानते ही हैं, ठीक। लेकिन इंदिरा गांधी को जरा वोट मिला। अगर भूख, गरीबी, भय, अपराध, इनसे वोट नहीं मिलता होता तो 77 में इंदिरा गांधी हार गई होती ना। तब तो पेट भर खाना नहीं था। इसलिए मसला वो नहीं, मैंने फिर कहा, मसला है संवेदनशील मुद्दे, और संवेदनशील मुद्दों पर ही सरकारें बनती हैं और सरकारें गंगा में प्रवाहित भी हो जाती हैं। कांग्रेस इस बात को जितनी जल्दी समझ लेगी उतना ही अच्छा है, और नहीं समझेगी तो मेरा पुनः प्रणाम उसको। सैयद मोहम्मद तकी, क्या आप, ये जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझकर पैरवी नहीं की, ये जो आरोप विपक्ष लगा रहे हैं, इसके पीछे तर्क क्या है भाई? जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ साफ है कि पहले 3 फेज है, उसके जरिए आप सर्वे करवाइए, आप देखिए, एक आयोग बनाइए, पहले पे सर्वे करवाइए, उसको ठीक से स्थापित करिए, उसके बाद आप ये काम करिए। तो वो सरकार ने उस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसके अवमानना क्यों की, उसका सम्मान क्यों नहीं किया? क्यों मनमाने तरीके से आपने आरक्षण करा दिया, जिसके ऊपर आपत्ति है, सभी लोग आपत्ति कर रहे हैं। तो बैठे बैठे इन्होंने अक्कड़ बक्कड़ बब्बे को खेल दिया, उसी के हिसाब से उन्होंने आरक्षण बना दिया। ये तो इन्होंने संवेदना नहीं दिखाई उसको लेके, जो वो संवेदनशील नहीं है उसको देख के, तो भुगतेंगे वो। आपको हर चीज हलवा लगती है, आसान सी लगती है, और भारतीय जनता पार्टी के मन के अंदर था, जो मन के अंदर था वहां प्रतीत हो गया, क्योंकि वो उसको गंभीरता में लेना नहीं चाह रहे थे। अगर ये ओबीसी को लेके इतने ज्यादा संवेदनशील हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के जो थाने हैं, उन थानों में देखिए कितने थाना अध्यक्ष जो है आप ओबीसी कैटेगरी के, आप पता करिए, बताइए मुझे। अगर आप ओबीसी को लेकर इतने परेशान है, तो ओबीसी कितने मुकदमे आप सही साबित करते हैं, और कितने लोगों को इंसाफ मिल पाता है? सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने से साबित नहीं होता कि ओबीसी के साथ हैं आप। आपने कितने दलितों की आवाज को सुना, आपने कितने दलितों का फेवर किया, दलितों के एजुकेशन को क्या किया। बीजेपी दो तरह से दलितों के आरक्षण को, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रही है। एक तो प्राइवेटाइज कर रही है, प्राइवेटाइजेशन में कोई आरक्षण है नहीं, आरक्षण खत्म किए रहे। दूसरे साथ सरकारी जहां विभाग है वहां भी आरक्षण खत्म कर रहे हैं, और चुनाव में भी आरक्षण खत्म कर रहे हैं। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया था, राघवन जी, मुझे लगता है कि विपक्ष ने अभी भी उस चीज को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेंगे, मेरी सिक्स सेंस कहती है विपक्ष का मूल स्वर ये होगा कि बीजेपी की सरकार ने विलफुली, यानी जानबूझकर ऐसी परिस्थिति पैदा की जो पिछड़ों के राजनीतिक हितों के खिलाफ जाती है परिस्थिति। राघवन जी, इस आरोप से, इस एक और बात सुन लो महाराज, इस आरोप के जवाब में कितने शौचालय बनाए, कितने राशन बांटे, ये तर्क नहीं चलेगा, ये मेरी समझ कहती, ठीक। पिछड़े इस बात का जवाब जरूर चाहेंगे कि जब ये बात 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट लिख चुका कि बिना आयोग के ट्रिपल टेस्ट से गुजरे हम रिजर्वेशन अलाउ नहीं करेंगे, ठीक। तो ऐसा क्यों किया? और 2 घटनाएं मैंने बताई। 15 नवंबर की चिट्ठी आई हुई रखी है लखनऊ में, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं, वो होता तो शायद सरकार को सलाह देता। फिर कैसे आप इस आरोप से निपटेंगे जमीन पर राघवन जी?